ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई एम श्योर बेटा अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, 35 तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर के 12 तक के आंसर करवाए, फिर 12 से लेकर के 29 तक के आंसर करवाए, जो कि क्या थे बेटा? बहुविकल्पी थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 35 तक मैंने अभी पिछली वीडियो में करवाया। ठीक है, जो कि लघु उत्तरीय है। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, उनका आंसर समझ रहे हैं। तो आज इसके बाद 35 नंबर तक तो हमारा हो ही गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 36 पर। तो चलो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके, आ जाओ। तो चलो भाई, ये 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? एथेनॉल से इथीन किस प्रकार बनाई जाती है और इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एथेनॉल ही पता होना चाहिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला में लिखता हूँ, क्या होगा बेटा? CH3CH2 एंड OH। ये है आपका एथेनॉल। क्या बनाना है हमें? इथीन बनाना है। तो जब भी देखो कभी ऐसा रिएक्शन आ जाए कि इससे ये कैसे बनाया जाता है, तो उसको लिख लो। ठीक, इस तरह से हमें काम करना है। हमें एथेनॉल से इथीन बनाना है। तो एथेनॉल से इथीन कैसे बनती है? तो मैंने आपको बताया था बेटा, एथेनॉल का आप निर्जलीकरण करवा दो। ठीक है, एथेनॉल को क्या करवाएंगे हम लोग? निर्जलीकरण करवाएंगे। अब निर्जलीकरण का मतलब क्या है? पानी को बाहर निकालना, जल को बाहर निकालना। तो जल को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा। कितने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इसको? 443 केल्विन पर। इसके साथ अब निर्जलीकरण ऐसे तो नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हम रखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या रखेंगे? सांद्र H2SO4, वो भी अधिक मात्रा में। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, इसको ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ पे वाटर आसानी से रिमूव हो सकता है। ठीक है, H2SO4 क्या होता है? H2SO4 एक निर्जली कारक होता है, पानी को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो ये काम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इथीन बनेगा, और साथ में क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एथेनॉल से इथीन को बना सकते हो। अच्छा, अगर इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? तो लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो बेटा, सांद्र H2SO4 के आधिक्य में, सांद्र H2SO4 के आधिक्य में क्या कर रहे हैं? इसके आधिक्य में इसको हम गर्म कर रहे हैं। में एथेनॉल को गर्म करने पर फिर क्या लिखेंगे? अच्छा, प्रोसेस भी लिख देते हैं। निर्जलीकरण हो रहा है, गर्म करने पर निर्जलीकरण के फलस्वरूप इथीन बनती है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लो। देखो, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे समझा नहीं रहोगे, वहाँ पे लिख रहे होगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके पढ़ाता हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आता है तो अगर कोई पूछे तो उसको बता पाओ, तभी अच्छा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको अभी आ रहा है, एग्जाम में नहीं कर पाए, तो फिर आपको आता है नहीं आता है, फिर इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, आपको नहीं भी आता, लेकिन फिर भी अगर आपने एग्जाम में अच्छा कर दिया तो समझो आपको आता था। ठीक है, क्योंकि भाई दुनिया को कैसे पता चलेगा आपको आता है? सारी दुनिया तो आपके पास आके नहीं पूछेगी ना, हाँ भाई चलो बताओ कि अल्कोहल से एथीन कैसे बनेगा। वो तो बेटा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, इसीलिए अब पेपर में जितने आपको नंबर आएंगे उसी के हिसाब से आपको लोग जज कर पाएंगे, जैसा कि कोचिंग में भी होता है। ठीक है, आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के नंबर आपके घर जाते हैं, तो आपके घर वालों को पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कर लो आप लोग जल्दी से। तो मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा, तो ये 36 हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 37। मेथेनॉल की थोड़ी मात्रा का अंतर्ग्रहण प्राण घातक होता है, टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो मेथेनॉल होता है बेटा, ये एक जहरीला अल्कोहल होता है, एक विषैला अल्कोहल होता है। अब इसको थोड़ा से भी अमाउंट में अगर आप इसको इंटेक करते हो, थोड़ा से अमाउंट में भी पी लेते हो, तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अब
ऐसा क्यों होता है, इसी चीज़ को हमें समझाना है। तो मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले जो मेथेनॉल होता है ना, मेथेनॉल जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद आपको पता है कि उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब वो पचेगा, पचने के दौरान क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, पचेगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसका उपापचय होगा, ऑक्सीजन जाके उसमें मिलेगा तो वो क्या करेगा, मेथेनॉल को ऑक्सीकरण करवाएगा। अब मेथेनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेता है, मेथेनल बना लेता है। ठीक, मेथेनल क्या करेगा, अब मेथेनल जो होता है ये आपके शरीर के अंदर जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, उससे जाके अभिक्रिया करता है और उसको क्या करता है, स्कंदित कर देता है, जिससे होता क्या है कि आपकी जान जा सकती है, क्योंकि आपकी सेल पूरी जम चुकी होंगी, उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो कोएगुलेट होने लगता है, स्कंदित होने लगता है। दूसरा इसका एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये जो मेथेनॉल हो बेटा ना, ये आपकी दृश्य तंत्रिकाओं को, यानी कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती हैं, उनको भी इफेक्ट करता है, जिससे अंधता आ जाती है, आप ठीक से देख नहीं पाते हो। ठीक, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। देखो बेटा, मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल क्या होता है, आपकी बॉडी में यकृत होता है, यकृत में जाने के पश्चात किसमें का परिवर्तित हो जाएगा बेटा, मेथेनल में। किसमें परिवर्तित होगा, मेथेनल में परिवर्तित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, पूरी बातें लिखो, ऑक्सीकृत हो जाता है, जो कि कोशिका द्रव्य को स्कंदित करता है। ठीक है, अब स्कंदित कैसे करेगा बेटा, क्योंकि कोशिका द्रव्य में जो भी चीजें होंगी मेथेनल उनसे अभिक्रिया करेगा और इसके परिणाम स्वरूप वो कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आपका मेथेनल होता है, मेथेनल दृश्य तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है बेटा, अब दृश्य कोशिकाएं जब आपकी काम नहीं करेंगी, दृश्य तंत्रिकाएं जब काम नहीं करेंगी तो आप ऑब्वियस सी बात है देख नहीं पाओगे, जिससे क्या होगा बेटा, अंधता आती है। तो ये इसका बेसिक आंसर है। ठीक है, तो मेथेनॉल बहुत ही जहरीला पदार्थ है। अब इसको पीने से होता क्या है कि ये आपकी बॉडी में जाएगा, शरीर में जाएगा तो इसका ऑक्सीकृत होगा। अच्छा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जैसे ही मेथेनॉल एक एल्कोहल है, इसका पहला ऑक्सीकरण किस में होगा बेटा, पहले बार ये ऑक्सीकरण होगा एल्कोहल में, तो मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर किस में जाएगा, मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के जाएगा, अब सॉरी मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर जाएगा मेथेनल में। अब ये जो मेथेनल है ये क्या करेगा, आपकी कोशिकाओं में उपस्थित जो कोशिका द्रव्य होता है उससे जाके अभिक्रिया करेगा और कोशिकाओं को क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो मेथेनल है ये दृश्य कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, अंधता आ जाती है। समझ में आ रही चीज़ें। इसी का यूज मैंने बताया था इंडस्ट्रियल के लोग करते हैं, लेबोरेटरी को बनाए, लेबोरेटरी में जो प्रयोगशाला में जो यूज होने वाला अल्कोहल होता है उसका दुरुपयोग ना हो, या फिर किसी इंडस्ट्री में उपयोग होने वाला अल्कोहल है उसका दुरुपयोग ना हो, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में मेथेनॉल डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, विकृत अल्कोहल बोलते थे। अब मेथेनॉल क्यों डाल देते थे, क्योंकि ये पीने लायक ना रह जाए। समझ में आ रही चीज़ें, तो उसको विकृत अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका भी आंसर मैंने यहीं पे करवा दिया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आंसर कर लो, बाकी पेपर तो आपके पास है ही है। ठीक है, तो चलो मैं अगला लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो एक गैस मुक्त होती है, गैस का नाम दीजिए तथा इससे संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बना लो एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होता है भाई, ये CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल।
किससे अभिक्रिया करता है बेटा? सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये H+ को रिलीज करेगा और वहाँ पे Na+ जाके जुड़ जाएगा। ये एक बेसिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। सोडियम जो होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या होगा, तो ये आपका CH3 CH2 एंड ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या जुड़ गया, वहाँ पे सोडियम जुड़ गया। इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव और ऐसे निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक, साथ में यहाँ पे क्या होगा, कौन रिलीज हो रहा है, कौन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अच्छा, बात रही इसको बैलेंस करने की, तो सारा कुछ तो बैलेंस ही है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे आप हाफ H2 कर दो। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको पहले चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करता हूँ उसको भी जल्दी से जल्दी बता दूँ। ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। 443 केल्विन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथेनॉल को गर्म करने पर ईथीन बनती है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया, शायद ये 36 नंबर था। ठीक है, ये उसकी देखो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये लैंग्वेज उठा के उस क्वेश्चन में चिपका सकते हो। है, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका है, इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या काम है और इसकी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये रहा आपका एथेनॉल CH3 CH2 एंड OH, और आपको क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, सांद्र H2SO4। ठीक, और इसको आपको गर्म करना है, और इसके रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, इसके रिजल्टेंट में मिलता है हमें ईथीन, CH2 और फिर क्या बनेगा बेटा, H2O। यहाँ पे जो H2SO4 होता है ये किसका काम करता है, H2SO4 यहाँ पे निर्जलीकारक का काम करता है। किसका काम करेगा, निर्जलीकारक का। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, अभिक्रिया को बैलेंस है, देख लो, यहाँ पे 1 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन हो गए, 3 2 5 5 1 6 हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6, यानी कि 2 6 हाइड्रोजन भी है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस है, यानी कि बिल्कुल संतुलित अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो गया, नोट कर लो जल्दी से, मैं अगला पढ़ता हूँ। 40 नंबर सवाल देखो बेटा क्या है, थोड़ा सा लंबी दिखने में लग रहा है बट है बहुत आसान सा। इसमें क्या है, आपका आवर्त सारणी में समूह 14 का तत्व कार्बन अनेक तत्वों से यौगिक निर्माण करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, निम्नलिखित के साथ बनने वाले कार्बन के यौगिक का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, पहला आपके पास ए में है क्लोरीन, आवर्त समूह दिया गया, आवर्त सारणी में समूह 17 का तत्व है, और दूसरा दिया गया बेटा ऑक्सीजन, आवर्त सारणी के समूह 16 का तत्व है। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने लिखा है, अब आपको बताना है, ठीक है, कि कार्बन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैसा कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, अब देखो ये आपका कार्बन होता है, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अगर ये क्लोरीन के साथ यौगिक बनाएगा तो 4 क्लोरीन के साथ यौगिक बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl4। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है कार्बन, 4 कार्बन हो गया, सॉरी 4 क्लोरीन, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, क्लोराइड। तो दिस इज योर क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरा ऑक्सीजन, अब ये कार्बन, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे ये रहा एक ऑक्सीजन इस तरह से, दूसरा ऑक्सीजन इस तरह से, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CO2। ठीक है, इसका नाम क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये 2 यौगिक इस तरह से क्या करेगा, कार्बन बना लेगा। ठीक है, ये 17 का एलिमेंट है और ये किसका एलिमेंट है, ऑक्सीजन 16 का है। ठीक है, बिंदु संरचना तो बनानी नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया, लिख लो। 40 के बाद चलो 41 नंबर, तो चलो इतना रखते हैं बेटा, ठीक है, नहीं तो लेंदी हो जाएगा वीडियो, फिर मुझे अपलोड नहीं करना पड़े, मुश्किल हो जाएगी, नेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ये मैं कोई ऑफिशियल दुकान तो है नहीं, ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी आप समझ लो कि रात में इस समय जो टाइम हो रहा है वो 9:30 बज रहा है। ठीक है, तो मैं इस समय मेहनत कर रहा हूँ बेटा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ी बहुत मेहनत आप लोग भी करें। ठीक है, बाकी
पढ़ते तो है ही हैं आप। थैंक यू।